गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। लेक्चर 1 हो चुका था। हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जान लिया था कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, फ्रांस में क्यों क्रांति हुई, फ्रांस की जब क्रांति हुई तो फ्रांस का वहाँ का समाज कैसे था। आज बहुत कम समय में हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक हम आपको ये टाइम लाइन देते हैं, ठीक है। ये क्या था, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789, ठीक है। ये टाइम रेखा है, ठीक है। हमने अभी जो बात की थी, ठीक है, यहां तक बात कर ली थी 14 जुलाई 1789। और इससे पहले, ठीक है, इससे पहले क्या कि फ्रांस का हमारा समाज कैसा था, ठीक है। फ्रांस का समाज कैसा था, ठीक है। वहां पर लोग कैसे रह रहे थे, उनके पास उनको कौन सा संकट उनके सामने आया, ठीक है। उनके समक्ष आया संकट, ठीक है। और उनमें से एक मध्य वर्ग निकलता है, ठीक है। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग निकलता है। और मध्य वर्ग के साथ वहां के जो दार्शनिक थे, ठीक है, दार्शनिक थे, चिंतक थे, विचारक थे, इनकी बातें जो है सब प्रभावित करती है। हमने यहां तक बात की थी, ठीक है। तो एक बार हम बहुत कम समय में इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में एक क्रांति होती है। क्रांति किसे कहते हैं? एक उथल पुथल होती है जो व्यवस्था में परिवर्तन लेकर आती है। क्रांति हम परिवर्तन भी कह सकते हैं, एक विद्रोह कह सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, जो व्यवस्था में क्या लेकर आता है? परिवर्तन या बदलाव लेकर आता है, ठीक है। तो फ्रांस में एक परिवर्तन होता है जो वहां व्यवस्था में परिवर्तन लेकर आता है। पहले वहां व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्र था, ठीक है। जनता उस राजा से ऊब चुकी थी। अब उसने राजतंत्र को हटा करके वहां पर गणतंत्र की स्थापना करती है, ठीक है। एक बार हम इसको शॉर्टली रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने 14 जुलाई 1789 के पहले के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि वहां 14 जुलाई 1789 के पहले कौन राजा था, ठीक है। वहां पर जनता कैसे रह रही थी, किस कंडीशन में रह रही थी, जनता शिक्षित थी, नहीं शिक्षित थी, और जनता में और ऐसे कौन लोग थे जो जनता को प्रोत्साहित कर रहे थे, बता रहे थे कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जनता को नए नए विचारों से अवगत करा रहे थे, उनको परिचित करा रहे थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वहां के समाज के बारे में, ठीक है, क्लियर। कब से पहले? 14 जुलाई 1789 से पहले हम जान तो लेते हैं वहां समाज कैसा था। तभी तो जब समाज में भाई कहीं पर कोई विरोध होगा, कोई जनता आक्रोशित होगी, तभी तो उसके खिलाफ मोर्चा खोलेगी, तभी तो कहेगी नहीं ये व्यक्ति हमें नहीं पसंद है, हैं? तो पहले हम वहां की व्यवस्था के बारे में पहले हम वहां पर जान लेते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसको मिटा दें जी, ठीक है। हम जानते हैं कि फ्रांस में 1774 ईस्वी में एक राजा गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम क्या था? लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां नाम था, ठीक है। ये राजा गद्दी पर बैठता है। ये जान लेते हैं कि राजा बड़ा ही निरंकुश था, बड़ा निर्दयी था, जनता पर बहुत ही अन्याय करता रह रहा था। और राजा ही नहीं, इसकी जो शादी हुई थी राजकुमारी ऑस्ट्रिया की, कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी
जिनका नाम क्या था? मेरी एंटोइनेट। मेरी एंटोइनेट। ठीक है, ये भी उतनी ही निर्दयी थी, ये भी बहुत ही निर्दयी थी। ठीक है, जब राजा गद्दी पर बैठता है तो क्या हो जाता है, वहां पर राजकोष खाली होता है। क्या होता है? राजकोष राजकोष क्या होता है? खाली होता है। अब इस राजकोष को भरने के लिए, अपने दरबारी शान शौकत को बढ़ाए रखने के लिए राजा क्या करेगा? जनता पर कर लगाएगा, टैक्स लगाएगा। मगर हम देखते हैं कि वहां की जनता कैसी थी? वहां की जनता कैसी थी? परेशान थी कि जो है प्रसन्न थी, खुश थी? परेशान थी। क्यों परेशान थी? हाँ, हम देखते हैं कि फ्रांस का समाज जो है 3 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। द्वितीय स्टेट, और तृतीय स्टेट। ठीक है, अब हमने उस दिन ये भी जान लिया था कि प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। कौन आता था? पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था, और तृतीय स्टेट में आम जनता आती थी। ठीक है, आम जनता जो थी वो सब तृतीय स्टेट में आती थी। अब देखे थे ये वर्ग और ये वर्ग, ये दोनों परेशान नहीं थे। ठीक है, मगर सबसे ज्यादा परेशान कौन था? तृतीय स्टेट। इन लोगों को अधिकार मिला था, भाई आप कोई टैक्स नहीं लोगे। ठीक है, राजा को कोई टैक्स नहीं देना होता था, बल्कि ये खुद ही जो है जनता से टैक्स ले लेते थे। परेशान कौन था सबसे ज्यादा? तृतीय स्टेट से लोग परेशान थे, क्योंकि ये जनता राजा को टैक्स देते थे। राजा को टैक्स देने के साथ साथ इन वर्गों को भी टैक्स देते रहते थे। सबसे ज्यादा परेशान यही था। इनके पास जमीन बहुत कम थी, और ये सब बहुत जमीन वाले थे, धनवान थे। ठीक है, अब जो भी टैक्स राजा लगाता था इन्हीं पर लगता था। इनके पास खाने के लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। अकाल पड़ा, वहां पर फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस ठंड में क्या हो गई, फसल पूरी चौपट हो गई थी। अब फसल चौपट हो गई, खाने को कुछ बचा नहीं, और जो खाने को बचा था वो जो बेचने वाले थे उन्होंने क्या किया, उसको जमाखोर कर लिया। ठीक है, अपने अपनी गोदामों में उसको रख लिया। अब वो चाहते थे खूब कीमत बढ़े, तब हम अपने सामान को बेचे। वो मुनाफा कमाना चाह रहे थे। जनता के पास कुछ खाने को था ही नहीं, तो जनता बड़ा उग्र हो रही थी कि भाई राजा हमारे पर ध्यान ही नहीं देता। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि राजा रानी दोनों घूमने निकले होंगे। रानी जा रही थी तो रानी जनता उनके पीछे पीछे कि भाई रानी साहिबा निकली है तो हमको कुछ, हमारी जो दयनीय स्थिति है, हमारी दयनीय स्थिति पर कुछ ध्यान देगी। वो रोटी रोटी चिल्ला रही थी कि भाई हमको रोटी खाने को दिया जाए। तो रानी, अब सोचो कितनी रानी निर्दयी थी, वो जनता उनसे रोटी रोटी के लिए कह रही, मगर वो क्या कह रही, अरे रोटी नहीं है तो तुम केक खा लो हैं। देखो कितनी मतलब जो क्रूर, उसको, उस महिला को ये नहीं पता है कि जिस जनता के पास रोटी नहीं है खाने के लिए वो केक कैसे खाएगा हैं। जनता बहुत नाराज की, भाई राजा तो ऐसा था ही और ये रानी भी वैसे ही है हो गई। तो जनता धीरे 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 वो उसके अंदर और क्रोध बढ़ने लगा, और क्रोध बढ़ने लगा। साथ ही में इसी जो तृतीय स्टेट थे, तृतीय स्टेट में एक ऐसा वर्ग जो इसमें पढ़े लिखे लोग आए, जो पढ़े लोग, तृतीय स्टेट में कुछ पढ़े लिखे भी लोग थे। ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे कुछ लोग। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो धीरे धीरे व्यापार करने लगे, अच्छा व्यापार करने लगे, कुछ अच्छी धन कमाने लगे, थोड़ा सा धनवान हुए। तो इन्हीं पढ़े लिखे लोग ये क्या हो गए, मध्य वर्ग। क्या हो गए, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग। मध्य वर्ग ये खूब पढ़ा लिखा भी था, इनके पास पैसे भी थे कुछ, तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे। बड़े बड़े जो वहाँ के विचारक हुए, दार्शनिक हुए, जैसे रूसो
मॉन्टेस्क्यू, लॉक, ये बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए, चिंतक हुए, इन्होंने बहुत किताबें लिखी, ठीक है। इनकी किताबों को पढ़ते थे तो कहा यार मॉन्टेस्क्यू, रूसो, लॉक, इन्होंने अपनी पुस्तकों में बहुत अच्छा लिखा है। भाई लॉक ने तो लिखा है कि राजा के कोई भी दैवी अधिकार नहीं होते, राजा के पास कोई भी दैवी शक्ति नहीं होती, अगर राजा गलत करता है तो हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। रूसो ने भी समानता की बात की है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है भाई अपनी पुस्तक में लिखा है कि किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शक्तियों को क्या कर देना चाहिए, सभी व्यक्तियों में बराबर बांटना चाहिए। तो जैसे सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार, सरकार को कानून लागू करने का अधिकार, सरकार को न्याय करने का अधिकार, ये तीनों अधिकार नहीं होने चाहिए। भाई कानून विधायिका बनाएगी, लागू सरकार करवाएगी, और जो न्याय करेगी वो क्या करेगी, न्यायपालिका करेगी। लोगों को बात, जो मध्य वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग था, इनको बात समझ में आने लगी कि यार इन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही है, हमारा राजा तो बड़ा निर्दयी है, बहुत ही निर्दयी, वही कानून बनाता, वही लागू, उसकी इच्छा ही कानून हो जाती है। उन्होंने कहा यार ये बात इनकी, सबको बड़े बड़े जो विचारक थे उनकी बातें इनको समझ में आने लगी। जब बात समझ में आने लगी तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भाई ये किससे जुड़े थे, तृतीय वर्ग से, तृतीय स्टेट से जुड़े हुए थे। तृतीय स्टेट में कुछ लोग जो पढ़ लिख गए थे, धनवान हो गए थे, बाकी लोग तो अभी गरीब ही थे, अशिक्षित थे, उनके साथ बैठते थे। वो जहाँ चाय पीते थे, चाय के दुकानों पर, जहाँ बाल कटवाते थे, सैलून की दुकानों पर, जहाँ जहाँ चौपालें लगती थी वहाँ बैठते थे, उन बड़े बड़े विचारकों की बातों को कहते थे, अखबार जोर जोर पढ़कर सुनाते थे कि देखो भाई ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया। अब जनता धीरे धीरे क्या होने लगी, जागरूक होने लगी, जनता जागरूक होने लगी, और उसने क्या कर दिया, अब क्रांति कर दिया कि अब राजा गलत किया गया तो हम उसको नहीं माफ करेंगे। तब उस 14 जुलाई 1789 को क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। हमने इतना पढ़ लिया था, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे आज पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कि फ्रांस का समाज कैसा था। फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा था, 3 वर्गों में बटा था, ठीक है। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में वहां पर कुछ पढ़े लिखे लोग निकले जिनको कहा गया मध्य वर्ग। मध्य वर्ग बड़े बड़े विचारकों से प्रभावित हुआ, और वो विचारकों से प्रभावित होकर उसने अपनी बातें तृतीय स्टेट के आम जन में कही। धीरे धीरे ऐसा जनमत बनता है कि वो वहां पर जनता क्या कर देती है, क्रांति कर देती है, ठीक है। अब हम इसके आगे आज पढ़ते हैं, क्लियर, ठीक है। इसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति हमने पढ़ लिया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में समाज कैसा था, ठीक है। पादरी प्रथम स्टेट में, पादरी द्वितीय स्टेट में, कुलीन और तृतीय स्टेट में ये सब लोग आते थे, ठीक है। हमने फ्रांस की मुद्रा के बारे में जान लिया था। फ्रांस की मुद्रा कौन थी, क्या नाम है फ्रांस की मुद्रा का, लिब्रे। क्या नाम है, लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे है, ये हमने जान लिया था। हमने जान लिया था कि फ्रांस में 2 तरीके के टैक्स लिए जाते थे, ठीक है। हमने क्या जान लिया था, फ्रांस में 2 तरीके के टैक्स लिए जाते हैं। कौन, एक टाइट कर था। टाइट किससे लिया जाता था, चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। ये धार्मिक कर था। कैसा कर था, धार्मिक कर था। और दूसरा टाइल लिया जाता था, जो सीधे राज्य को दिया जाता था, ठीक है। तो 2 तरीके के कर थे, टाइड और टाइल। हमने ये भी जान लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके। वहां पर हमने जाना था कि वहां पर जीने का संघर्ष के लिए ऐसी स्थितियां, भाई अकाल पड़ गया था। फ्रांस की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, उपज क्या हो रही थी, घट रही थी। साथ ही में जो है सरकार की ऐसी नीतियां थी जो आम जन पर टैक्स लगा रहे थे। प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही थी, जिनके वजह से वहां पर जीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। लोगों को खाने के लिए
उपज फसल बची ही नहीं थी, और जो बची हुई थी वो जमाखोर अपने जमा कर रहे थे गोदामों में। तो लोगों के सामने बड़ी विकट समस्या आ गई थी। ऊपर से रानी क्या कह रही थी, भाई तुम्हारे पास रोटी खाने को नहीं है तो क्या खा लो, केक खा लो। ये देखो कितनी मतलब विकट स्थिति थी वहां पर जो है। हमने ये जान लिया था, हमने जाना था कि जो है जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, इस बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था उस दिन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। तो क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, हमने क्रांति के पहले की बातें हमने जान ली, क्लियर है। क्रांति के पहले की बातें हमने जान ली कि क्रांति के पहले वहां समाज कैसा था, वहां राजा क्या कर रहा था, ठीक है, राजा के किन कारणों की वजह से जनता जो और ज्यादा परेशान हो रही थी। अब ऐसी कौन सी उस दिन घटना घटी जिसके वजह से जो है वो चिंगारी वो क्या हो गई, विस्फोट का रूप धारण कर ली, वो ज्वाला वो क्या हो गई, धधक गई। वो जनता में जो गुस्सा भरा हुआ था वो गुस्सा निकलकर सड़कों की तरफ आ गया, राजा को हटाने के लिए जो वो बेचैन हो गया, ठीक है। आज हम वहां की बात करते हैं, क्रांति की शुरुआत, ठीक है, क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, क्लियर। तो आज हम लोग ध्यान से इस बात को सुनते हैं। तो आप सब ने देखो ये जान लिया था कि फ्रांस में जो है जब राजा गद्दी पर बैठा था तो राजकोष क्या था, खाली था, खजाना बिल्कुल खाली था। अब भाई खजाना खाली था तो राजा कहेगा भाई राजा को भी अपना खर्चा चलाना है, दरबारियों को वेतन देना, दरबार की शान शौकत बढ़ाए रखने के लिए कार्य करना है। अब राजा क्या करता है, टैक्स लगाता है, क्या करता है, टैक्स लगाता है, कर लगाता है। मगर एक चीज फ्रांस में थी कि जो है टैक्स राजा अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता था, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, हाँ, सभा बुलानी पड़ती थी, ठीक है। सभा स्टेटस जनरल क्या होती थी, उस सभा का नाम क्या था, हाँ, स्टेटस जनरल, ठीक है, उस सभा का नाम क्या होता था, स्टेटस जनरल होता था, ठीक है, स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल में क्या होता था, इस स्टेटस जनरल में क्या होता था, इसमें जो है तीन स्टेट थे, तीनों स्टेट के प्रतिनिधि इसमें आते थे, ठीक है, तीनों स्टेट के प्रतिनिधि इसमें आते थे, ठीक है, तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते थे, बैठते थे, बैठने के बाद जब विचार होता था, उस विचार के बाद क्या होता था, राजा टैक्स लगाता था, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, इस स्टेटस जनरल की सभा को भाई उसको खजाना खाली ही था, अब टैक्स बढ़ाना था। हमने बताया कि टैक्स वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता था, तो उसने स्टेटस जनरल की क्या की, सभा बुलाई। ये कब बुलाई सभा, 5 मई, कब बुलाई, 5 मई 1789, ये 5 मई 1789 को। ये कब की बात हो रही, देखो अभी क्रांति नहीं हुई थी, क्रांति के पहले की स्थितियां बन रही थी, ठीक है। ये 5 मई को, इसके बाद जून जुलाई, ठीक है, और जुलाई 14 जुलाई को क्रांति होती है, ठीक है। अब 5 मई 1789, जैसे कोई लड़ाई होती है ना, लड़ाई के पहले कोई बातचीत, धीरे धीरे वो उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, ठीक है। पहले एक दूसरे में ऐसे मन में थोड़ा सा आंखों में या इस तरीके से ऐसे बात लड़ाई होती रहती है। फिर कोई दिन एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन विकट लड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी वैसे ही 5 मई 1789 को क्या किया, उसने स्टेटस जनरल की सभा बुलाई, ठीक है। स्टेटस जनरल की भाई सभा बुला ली, सभी स्टेटस जनरल के प्रतिनिधि वहां पहुंचने लगे। प्रथम स्टेट से कितने लोग गए, 300 लोग गए, प्रथम स्टेट से कितने लोग गए, 300 लोग। और ये स्टेटस जनरल की सभा मतलब जो है कई वर्षों के बाद बुलाई गई थी। इससे पहले स्टेटस जनरल की सभा कब बुलाई गई थी, 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। अब 1614 के बाद अब कब बुलाई गई है, 5 मई 1789 को, ठीक है। ये स्टेटस जनरल की सभा राजा के महल में बढ़िया से एक स्थान पर बुलाई गई, बढ़िया से साज सजावट
वहां किया गया और बुलाए गए। तो प्रथम स्टेट के इसमें कितने लोग गए? 300। प्रथम स्टेट के इसमें कितने लोग गए? 300 लोग। ठीक है। द्वितीय स्टेट के इसमें कितने लोग गए? 300। द्वितीय स्टेट के भी 300 लोग गए। जी। और तृतीय स्टेट के इसमें कितने लोग गए? 600 लोग गए इसमें। ठीक है भाई, अंदर जाया गया। मगर इसमें जो किसानों को, मजदूरों को, औरतों को सभा में जाने से रोक दिया गया। ठीक है कि भाई तृतीय स्टेट के जो किसान थे, मजदूर थे, ठीक है, औरतें थी, उनको सभा में जाने से रोक दिया। अब उनकी भी बात मांगे तो होंगी, उनकी भी तो कुछ बातें होंगी। तो उन्होंने क्या किया, कागज पर अपनी बातें लिखी। तो 40,000 प्रतियां तैयार हुई। उस 40,000 प्रतियों को जो है, जो ये 600 लोग गए थे, ये सब लेकर वहां गए। भाई स्टेट जनरल की सभा का आयोजन होता है, बैठते हैं सब लोग। ठीक है, बैठते हैं। अब इन लोगों ने बात रखी। राजा तो चाहता था कि भाई स्टेट जनरल की सभा आएगी, कर यहाँ कर का प्रस्ताव हो जाएगा और हम कर बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर बैठते हैं ये लोग और राजा कहता है कि भाई जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे व्यवस्था होगी। पहले व्यवस्था क्या थी? कि पहले व्यवस्था थी कि एक वर्ग क्या करता था, अपना एक वोट देता था। मान लो प्रथम स्टेट कितना वोट देता था? प्रथम स्टेट कितना वोट देगा? एक वोट। ठीक है, इसमें गए कितने प्रतिनिधि हैं? 300। मगर एक वोट कितनी होगी? एक होगी। ऐसे द्वितीय स्टेट कितना वोट देगा? एक। गए कितनी प्रतिनिधि हैं? 300। और तृतीय स्टेट वो भी एक देगा। ठीक है, हर वर्ग, हर स्टेट कितना वोट देती थी? सिर्फ एक वोट देती थी। अब की भाई तृतीय स्टेट लोगों में कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए थे, बड़े बड़े विद्वानों के विचारों से परिचित थे, रूसों के विचारों से परिचित थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम सभा में जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग वोट देंगे। ठीक है, इन्होंने तृतीय स्टेट के लोगों ने कहा कि सभा में जितने, भाई आप प्रथम स्टेट में 300 लोग हैं तो 300 लोग वोट देंगे। ठीक है, द्वितीय स्टेट में 300 लोग हैं, 300, तृतीय स्टेट में 600 लोग हैं तो 600 लोग वोट देंगे। तो इन्होंने ये बात रखी। मगर राजा कहे कि नहीं, ये तो बात गलत है, इसमें फिर तो ये तृतीय स्टेट के लोगों को ही लाभ मिल जाएगा। ये राजा अपनी जो है राजशाही चलाना चाह रहा था और तृतीय स्टेट के लोग अपनी लोकतांत्रिक बात रख रहे थे कि भाई सबका हक सबका बराबर होना चाहिए। मगर राजा इस बात से क्या हो गया? नाराज हो गया। कहे नहीं, हम आपकी ये बात को नहीं मान सकते। आप भाई जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी हम वही व्यवस्था लागू करेंगे। तृतीय स्टेट के लोग कहें नहीं, अब पहले आप गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते थे, नहीं अब लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, सबका वोट बराबर होगा और सभी वर्ग के लोग इसमें बराबरी से वोट देंगे। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी और राजा ने कहा नहीं, ये सभा नहीं हो सकती। तृतीय स्टेट के लोग क्या करते हैं? सभा छोड़ करके चले आते हैं। आप कहते हैं मैं सभा नहीं बैठूंगा। तृतीय स्टेट के लोग क्या करते हैं? सभा छोड़ करके चले आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लोग जो है इकट्ठा होते हैं। कहाँ? 20 जून को। कब? 20 जून को तृतीय स्टेट के लोग जो है, जो इनके प्रतिनिधि गए थे 600 लोग, तो ये इकट्ठा होते हैं महल के बाहर। एक इंडोर टेनिस कोर्ट का मैदान था, वहां पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, वहां पर इकट्ठा होते हैं और वहां पर एक क्या बना लेते हैं? नेशनल असेंबली। अपने 600 लोगों की सभा को क्या बना लेते हैं? नेशनल असेंबली। क्या बना लेते हैं? नेशनल असेंबली। असेंबली बना लेते हैं। असेंबली बना लेते हैं और इनका नेतृत्व करता है 2 व्यक्ति होते हैं, एक आवेसीय और एक मीराबायो और आवेसीय। ये इनका क्या कर रहे होते हैं? नेतृत्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे मीराबायो और आवेसीय कौन थे। आपने ये जाना कि 600 जो वहां तृतीय स्टेट के लोग गए थे वो सभा को छोड़ करके चले आते हैं
और 20 जून को टेनिस कोर्ट के मैदान में क्या बना लेते हैं, नेशनल असेंबली बना लेते हैं। और कहते हैं कि ये असेंबली तब तक भंग नहीं होगी जब तक हम एक संविधान नहीं बना लेते हैं, और वो संविधान राजा पर क्या करेगा, अंकुश लगाएगा। ठीक है, राजा पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो 600 लोग जो नेशनल असेंबली बनाते हैं, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, एक मिराबेओ था और आबेसिए था। मिराबेओ और आबेसिए। मिराबेओ कौन था, ये खुद ही कुलीन वर्ग का था, द्वितीय स्टेट का था, मगर कह रहा था कि नहीं यार, द्वितीय स्टेट के कुलीन लोग जो है तृतीय स्टेट पर अत्याचार कर रहे हैं, हम ये द्वितीय स्टेट का साथ नहीं देंगे। और इसने खुद जो है किससे साथ लिया, किसके साथ दिया, तृतीय स्टेट के लोगों का साथ दिया। ठीक है, आबेसिए कौन था, ये था पादरी वर्ग का। कौन था, पादरी था। ठीक है, मिराबेओ ये कुलीन वर्ग का था। ठीक है, अब दोनों लोगों ने कहा कि भाई हर व्यक्ति, हर जनता में हर व्यक्ति गलत और हर व्यक्ति सही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने देखा भाई कुलीन वर्ग में या पादरी वर्ग में सभी व्यक्ति एक जैसे थोड़े थे। कुछ को तो लग रहा था कि यार उनकी आत्मा झकझोर रही होगी कि यार देखो हम तृतीय स्टेट के लोगों पर कितना अन्याय कर रहे हैं, हमें इनका स्थिति को सही करने के लिए आगे आना चाहिए। तो इसीलिए मिराबेओ और आबेसिए क्या हुए, तृतीय स्टेट के लोगों का साथ देने के लिए आए। ठीक है, इन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया और नेशनल असेंबली का गठन किया। नेशनल असेंबली ने कहा कि हम तब तक इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे जब तक हम संविधान बना नहीं लेते हैं, और जब हमारा संविधान बन जाएगा तो वो राजा पर क्या करेगा, अंकुश लगाएगा, नियंत्रण करेगा, राजा की शक्तियों को सीमित करेगा। बात समझ में आई। ठीक है, ये देखो, ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है, ये चित्र देखिए आप सब लोग, ये चित्र देखो, ये कहाँ है, 20 जून को खड़े हुए हैं सभी लोग। कहाँ पर, टेनिस कोर्ट के मैदान में। ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये इस नेशनल असेंबली का क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, इस नेशनल असेंबली का क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, बायली। तो ठीक है, यहाँ पर लोग खड़े होकर अपने आप को क्या घोषित कर लेते हैं कि हम सब क्या हैं, एक नेशनल असेंबली है। ठीक है, और हम तब तक भंग नहीं होंगे जब तक एक संविधान बना नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जिस वक्त ये नेशनल असेंबली का गठन हो रहा था, जिस वक्त नेशनल असेंबली गठित की जा रही थी, उसी वक्त क्या हो रहा था कि फ्रांस में लोग आंदोलित हो रहे थे। लोगों के अंदर गुस्सा और भड़क रहा था। गुस्सा क्यों भड़क रहा था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो फसल थी, कड़ाके की ठंड में ओलों ने उनको चौपट कर दिया था। जो शेष फसल बची हुई थी, उसको जो जमाखोर थे वो अपनी अपनी गोदामों में जमा किए हुए थे। बहुत लोग परेशान थे। अब क्या होता है कि वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, बहुत अधिक परेशान थे। इसके बाद एक ये भी अफवाह फैल गई कि जो बड़े बड़े जागीरदार थे, जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन लोग थे, वो क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े लठैतों को बुला रहे हैं, गुंडों को बुला रहे हैं। और गुंडा क्या करेंगे, आके वो जो फसल बची हुई थी, उन जो किसानों की फसल बची हुई थी, उन फसलों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये अफवाह फैल गई। अब गांव में ये अफवाह फैल गई, गांव के किसान वैसे भी कह रहे लठैत आएंगे, उनसे बड़े क्या हम लठैत, हम कम हैं उनसे लठैत, आने दो देखते हैं लठैतों को। तो उन्होंने उनके जो औजार थे, किसी के पास हंसिया, कोई के पास कुदाल, किसी के पास कोई औजार, जो किसानों के पास यही तो औजार होते हैं, उन्होंने अपने औजार लिए और जागीरदारों के जो किले थे, जो बड़े बड़े अन्न भंडार थे, उनकी तरफ कूच कर गए, उनकी तरफ चल दिए कि आज हम जागीरदार जिनकी हम इतनी सेवा करते आ रहे हैं, आज हमारी फसल तैयार है तो वो हमारी फसल को चौपट करने के लिए लठैतों को बुलाए। आज हम जागीरदारों के महलों को हम बिल्कुल
नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पूरा का किसान वहाँ से गांव से जो आस पड़ोस के जागीरदार थे, उनके किले थे, अन्न भंडार थे, उनकी तरफ कूच करते हैं और किसानों ने जागीरदारों के किलों को लूट लिया, अन्न भंडारों को लूट लिया, उनकी संपत्तियों को जला दिया। जागीरदार क्या करते हैं, वो भाग करके आसपास के पड़ोसी देशों में चले जाते हैं, शहरों में पनाह लेते हैं, जहां जहां उनको सुरक्षित स्थान मिलता है वहां वहां वो पनाह लेते हैं। ये सब देख रहा था लुई सोलुआ, कह रहा था कि अब तो जनता हमें लग रहा है बिल्कुल क्रुद्ध हो गई है। ठीक है, और 14 जुलाई की घटना भी देख लिया था कि 14 जुलाई बास्तील के किले को नेस्तनाबूद कर दिया जनता ने। अब वो बहुत परेशान हो गया, उसको लगा कि अब हम शायद बच नहीं पाएंगे, अगर हम इनकी मांगों को नहीं मांगेंगे तो शायद हम नहीं बच पाएंगे। तो मजबूरवश लुई सोलुआ क्या करता है, वो नेशनल असेंबली को क्या कर देता है, मान्यता दे देता है, तृतीय स्टेट की बातों को मान लेता है कि ठीक है भैया, हम आपकी बात को, आप मानते हैं कि आप नेशनल असेंबली हैं, हम आपको मान्यता देते हैं, आपके द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा हम उसके अनुसार शासन कर, अब हमारी कोई मर्जी नहीं रहेगी, आप जो संविधान बनाएंगे हम उस संविधान के अनुसार ही क्या करेंगे, कार्य करेंगे, हमारे पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, आप जैसा संविधान में लिख देंगे हम उस अनुसार कार्य करेंगे। तो लुई सोलुआ क्या कर लेता है, नेशनल असेंबली को की वो मान्यता दे देता है और ये कहता है कि भाई अब हम संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसलिए लुई सोलुआ की उस समय जान क्या हो जाती है, बच जाती है। ठीक है, 4 अगस्त को क्या होता है, 4 अगस्त 1789 को क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली थी, ठीक है, 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो कुलीन वर्ग को, ठीक है, 4 अगस्त 1789 को जो क्या होता है, जो कुलीन वर्ग होता है, कुलीन नेशनल असेंबली ने कुलीन वर्ग की, ठीक है, और जो पादरी वर्ग था, ठीक है, प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट के जो विशेषाधिकार थे, क्या विशेषाधिकार थे कि भाई हम इस वर्ग में जन्म लिए, हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हमको और सहूलियतें मिलते रहेंगी। तो ये क्या थे, विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकारों को जन्म से, उस वर्ग में आप जन्म ले लिए तो आपको टैक्स से छूट मिल गई। तो 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली क्या करती है, इनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर देती है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर देती है। चर्च के पास बहुत अधिक जमीन थी, बहुत अधिक जमीन चर्च के पास थी, वो जमीन को क्या कर लेता है, नेशनल असेंबली उस जमीन को क्या कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, लगभग 20 अरब लिब्रे की जो है संपत्ति थी। ठीक है, उस संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इस तरीके से फ्रांस में बदलाव होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, अभी हमने बताया ना आपको, अभी बताया कि जो एक नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली ने क्या कहा था कि हम संविधान बनाएंगे और संविधान के अनुसार ही क्या करेगा, राजा कार्य करेगा। तो अभी राजतंत्र तो वहां बना हुआ है ना, अभी ऐसा तो है नहीं कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति अब शासन करने लगा, ऐसी व्यवस्था हुई है नहीं। अभी राजतंत्र तो बना हुआ है, मतलब अभी राजा तो है, मगर राजा पर किसका अंकुश लग गया है, जनता ने डायरेक्ट अंकुश नहीं लगाया। जनता ने क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाया है और उस नेशनल असेंबली ने क्या किया है, संविधान बनाया है। क्या बनाया है, संविधान। और संविधान में हर एक बात लिखी कि राजा के कार्य क्या होंगे, राजा किस तरीके के कार्य करेगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी। ठीक है, उसमें सब वो कैसे टैक्स लेगा, ठीक है, किस टैक्स की छूट में कौन, मतलब संविधान में देश को चलाने के लिए हर एक बातें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो अब राजा अपनी इच्छा से कार्य कर पाएगा, कर पाएगा
नहीं कर पाएगा। अब राजा किसके अनुसार कार्य करेगा? संविधान के अनुसार। राजा किसके अनुसार कार्य करेगा? संविधान, क्योंकि संविधान में लिखा है कि राजा इस तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, तो अब राजा पर किसका अंकुश लग गया? संविधान का। ठीक है, अब वहां पर राजतंत्र व्यवस्था है, राजतंत्र व्यवस्था है, राजतंत्र व्यवस्था तो है, मगर वहां पर और क्या हो गया है? संविधान आ गया। क्या आ गया है? संविधान आ गया। इसलिए अब जो है फ्रांस में 1791 से कौन सी व्यवस्था स्थापित होती है? संवैधानिक राजतंत्र। क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र। अभी राजा तो है, राजतंत्र व्यवस्था तो है, मगर वहां पर संविधान भी आ गया है। ठीक है, राजा पर अंकुश, राजा की शक्तियां जो पहले असीमित थी अब क्या हो गई? सीमित हो गई। और किसने सीमित कर दिया? संविधान ने। ठीक है, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, अब नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप क्या कर लिया था? पूरा कर लिया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को, राजा की शक्तियों को सीमित करना था। ठीक है, उसने जो राजा के पहले हमने आप सबको बताया, राजा ही क्या करता था? राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून को लागू करवाता था, और राजा ही क्या करता था? न्याय करता था। तो उसके पास तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियां किसके पास थी? राजा के पास थी। अब संविधान ने क्या कर दिया कि नहीं, कानून बनाएगा कौन? विधायिका। कौन बनाएंगे? विधायिका। कानून को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। ये सरकार के ही अंग होते, तीनों क्या है? ये सरकार के अंग हैं। कार्यपालिका, मगर व्यक्ति एक नहीं भाई। विधायिका कोई कानून कोई बनाएगा, लागू कोई और व्यक्ति करेगा, न्याय कोई और व्यक्ति करेगा। कार्यपालिका और न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक है, अब पहले ये तीनों कार्य कौन करता था? राजा ही करता था। अब जो भाई कानून बनाए, जो कानून को पालन करे, वही जो है न्याय करने लगे तो सही होगा? नहीं सही होगा। अब तीनों अलग अलग व्यक्ति कार्य करने लगे। ठीक है, एक संस्था विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रांस में क्या होता है? अब संवैधानिक राजतंत्र आता है। क्या आता है? संवैधानिक राजतंत्र। कब आता है? 1791 में। अब 1791 में फ्रांस क्या बन जाता है? संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि जो ये संवैधानिक राजतंत्र बना तो इसमें क्या थी? हमने आपको बताया न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रांस में जो व्यवस्था हुई, ये कैसे व्यवस्था आई, किस तरीके से होता है, हम इसके बारे में अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशनल असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली में कितने सदस्य होते थे? 745 सदस्य। कितने सदस्य होते थे? 745 सदस्य होते थे। इनको चुनता कौन था? इनको चुनता था एक निर्वाचक मंडल होता था। ठीक है, जो 50,000 पुरुष होते थे वो इनको चुनते थे। ठीक है, और इन 50,000 पुरुषों को कौन चुनता था? जो सक्रिय नागरिक होते थे। कौन? सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक किसे कहते थे? जो वोट डालते थे। क्या करते थे? जो वोट डालते थे। हाँ, देखो अभी भी फ्रांस में व्यवस्थाएं बदल रही हैं। ठीक है, मगर बहुत अभी व्यवस्थाएं नहीं, अभी भी व्यवस्थाओं में किनका हाथ था? जो धनी लोग थे। ठीक है, अब वोट कौन डाल सकता था? सक्रिय नागरिक कौन था? जो क्या करते थे? 3 दिन की दिहाड़ी, 3 दिन की मजदूरी के हिसाब के बराबर का क्या करते थे? टैक्स देखते थे। ठीक है, जो पुरुष थे, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। जो पुरुष 3 दिन की मजदूरी के बराबर का क्या करता था? टैक्स देता था, वही लोग क्या करते थे? वोट डालते थे। बात समझ में आई? इनको क्या बोलते थे? सक्रिय नागरिक। जो वोट नहीं डालते थे उनको क्या बोलते थे? निष्क्रिय नागरिक। ठीक, महिलाएं क्या थी? निष्क्रिय नागरिक, वो वोट नहीं डालते थे। बच्चे क्या थे? निष्क्रिय नागरिक। ठीक है,
और जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर का टैक्स नहीं देता था सरकार को, वो क्या थे? निष्क्रिय नागरिक। ठीक है, तो जो सक्रिय नागरिक थे वो किसको चुनते थे? निर्वाचक को चुनते थे। ठीक है, निर्वाचक किसको चुनते थे? नेशनल असेंबली को। और ये नेशनल असेंबली क्या करती थी? ये कानून बनाती थी। क्या करती थी? कानून बनाती थी और सम्राट पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, सम्राट पर नियंत्रण रखती थी, पूरी कार्यपालिका पर ये क्या करती थी? नियंत्रण करती थी। और न्यायाधीश क्या करते थे? वोट जो न्याय का कार्य करते थे वो न्यायाधीश होते थे। ठीक है, जो न्याय करते थे। तो इस तरीके से फ्रांस में व्यवस्था में बदलाव आता है। ठीक है, बात क्लियर? आप सबको पता चल गया कि सक्रिय नागरिक कौन थे, निष्क्रिय नागरिक कौन थे। ठीक है, नेशनल असेंबली में सदस्य कितने होते थे? 745। नेशनल असेंबली क्या होती थी? विधायिका होती थी। ठीक है, ये क्या करती थी? कानून बनाती थी। विधायिका ही क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब ये सब बातें हो रही थी, ठीक है, तो संविधान में जो है, जब संविधान 1791 ईस्वी में बन गया था, संविधान में ये सब बातें हो गई थी, तो संविधान में और भी बातें थी। क्या थी? संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र थे। क्या थे? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये क्या थे? ये संविधान फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस के संविधान में ही बातों को लिखा गया था। ठीक है, क्या लिखा गया था? कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है। ये पुरुष एवं नागरिक का अधिकार घोषणा पत्र है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार क्या है? समान है। ठीक है, राजा हो चाहे एक आम जनता हो, सभी क्या है? सबके अधिकार क्या है? समान है। ये पहला अधिकार था। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध के अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, ये हमारे नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार, मतलब ये हमको जन्म से प्राप्त होते हैं। इनको हमें सरकार इनसे छीन नहीं सकती। ये अधिकार हमको मिले हैं तो फिर मिले हैं। ठीक है, कोई भी इनको हमसे छीन नहीं सकता है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। ठीक है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि मनमाना ढंग से हम व्यवहार करने लगे। स्वतंत्रता का आशय ये है कि हम अपने सीमा में रहते हुए कि हम कोई ऐसे कार्य ना करें कि जिससे किसी को परेशानी हो, उसकी स्वतंत्रता में भंग हो, उसकी स्वतंत्रता भंग हो। तो इस तरीके के अधिकारों का उल्लेख किया गया था। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक क्या हैं? ये समानता का अधिकार, कि कानून के नजर में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। कानून की नजर में सभी क्या है? समान है, बराबर है कानून की नजर में। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता। जो कानून में लिखा है, ठीक है, उसी प्रक्रिया के अनुसार हम किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा सकते। ये नहीं कि व्यक्ति ने एक दोष किया अब हम उसके लिए दूसरा कानून बना रहे, नहीं, इसको तो इस तरीके, इस प्रावधान के अनुसार दोषी सजा देनी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कानून में लिखा है उसी प्रक्रिया के अनुसार किसी को, व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक बोलने, देखो कितना मतलब जो है, अच्छा, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। तो ये हमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब आप अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता ना हो, आपको कैसा लगेगा? आप अपने कोई भाव व्यक्त कर पाएंगे?
नहीं व्यक्त कर पाएंगे। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप चाहे वो बोल कर कहें या लिख कर कहें या अपने किसी भाव को किसी भी प्रकार से प्रकट करके कहें, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। फिर सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। पहले क्या था फ्रांस की व्यवस्था में, भाई कर कौन देता था? तृतीय स्टेट, और जो बड़े लोग थे वो तो मौज में ही जीवन जी रहे थे। अब क्या हुआ, संविधान में क्या लिख दिया गया? सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार, भाई जैसी जिसकी आय है उसकी आय के अनुसार, गरीब है तो उस पर कम टैक्स, जो अमीर है उस पर अधिक टैक्स, तो उसकी आय के अनुसार टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर 17वां, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पवन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रांस में जो है व्यवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, व्यवस्था में परिवर्तन होता है। अब राजतंत्र की जगह क्या आ जाता है इस समय? संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है। संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है? अब राजा पर संविधान का अंकुश लग जाता है। संविधान में जो सरकार के कार्य हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है, ठीक है। अब राजा के पास समस्त शक्तियां नहीं रहेंगी। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनमें कार्यों को बांट दिया जाता है। इनका चुनाव, नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता है? जो 50,000 निर्वाचक हैं उनमें से उसका चुनाव होता, वो वोट देते हैं। 50,000 निर्वाचकों को कौन वोट देता है? सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन होते हैं? जो वोट देते हैं, जो वोट देते हैं, ठीक है। वोट कौन देता है? जो 3 दिन की मजदूरी के अनुसार के आधार पर कर देते हैं सरकार को। सिर्फ पुरुष ही अभी वोट देते हैं, अभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। हमने ये बातें जानी, ठीक है। अब फ्रांस में संविधान आ जाता है। संविधान में नागरिकों और उनके पुरुष और नागरिकों के अधिकारों का घोषणा की जाती है। उसमें कहा जाता है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेते हैं, ठीक है, और तमाम तरीके की उनकी बातें कही जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक है। ये टूटी हुई जंजीर दी हुई है। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? आपके हाथों में बेड़ियां लगी हों, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? यार ये तो व्यक्ति हमें लग रहा है गुलाम है, तभी तो इस पे बेड़ी लगाई गई है। अब बेड़ियां टूट जाएं, जंजीरें टूट जाएं तो किसका प्रतीक है? आजादी का। वेरी गुड, ठीक है। टूटी हुई हथकड़ी काहे का प्रतीक है? आजादी का। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? आजादी का, ठीक है। अगला जो एक छड़ों का बर्छीदार गट्ठर है, एक क्षण नहीं, इस में छड़ों का एक गट्ठर है, तो ये छड़ों का गट्ठर काहे का प्रतीक है? एकता का। एकता का। अकेली छड़ को कोई भी टूट सकता है। एक कहानी आपने सुना होगा पहले कि एक लकड़ी थी तो उसको बड़ी एक आसानी से व्यक्ति तोड़ देता था। फिर क्या किया? 2 लकड़ी बांधे तो थोड़ा मुश्किल से तोड़ पाया। फिर एक लकड़ियों का ढेर बांध दिया। अब कहा भाई अब तोड़ के दिखाओ, तो नहीं तोड़ पाए। ऐसे ही क्या होता है, जब हम समाज में अकेले रहते हैं तो हमको कोई बड़ी आसानी से क्या कर सकता है? तोड़ सकता है, ठीक है। मगर जब हम संगठित रहते हैं तब हमको बहुत आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो बर्छीदार छड़ों का गट्ठर काहे का प्रतीक है? संगठन का। एकता में शक्ति है, बल है। फिर ये त्रिभुज में देख रहे हो कि एक आंख दिख रही है, दिख रही है? त्रिभुज में एक आंख दिख रही है, रोशनी बिखेरती हुई आंख है। क्या है ये? सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। काहे का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है।
काहे का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। ये आप देख रहे हैं राजदंड, ठीक है, ये क्या है? राजदंड, ठीक है। ये काहे का प्रतीक है? शाही सत्ता का, मतलब राजा की सत्ता का प्रतीक है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि एक अंगूठी बनी हुई है और उसमें जो एक अंगूठी की तरह जो बना हुआ है, अपनी पूंछ में मुंह में लिए सांप, ठीक है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि नहीं? ये काहे का प्रतीक है? समानता का प्रतीक, अंगूठी का कोई, हाँ, सनातनता का प्रतीक है ये हमारे, ठीक है। इसके आगे एक देख रहे हैं आप लाल टोपी, लाल फ्राइगियन टोपी, ये काहे का प्रतीक है? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। पहले अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि फ्रांस में क्या थे? दास बनाए जाते थे। दास मतलब गुलाम, ठीक है। उनको दूसरे देशों में लेकर जाया जाता था, वहां उनसे जो है कार्य कराया जाता था, ठीक है। तो लाल टोपी ये काहे का प्रतीक है? दासों की आजादी का, स्वतंत्रता का प्रतीक है। और ये महिला बैठे हुए नीला सफेद लाल रंग लिए हुए कलर का ये झंडा पहने हुए, ये काहे का प्रतीक है? फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। तो अगर पूछा जाए फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन थे? नीला सफेद और लाल, याद रहेगा? ठीक है। अगला एक डैनो वाली स्त्री है, डैन मतलब पंखों वाली स्त्री, ये काहे का प्रतीक है? कानून का मानवीय रूप, ठीक है। और फिर ये विधि पट्ट दिया हुआ है, ये क्या है? कानून सबके लिए समान है, उसकी नजर में क्या है? सब बराबर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना, क्या जाना? कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, ठीक है। फ्रांस की क्रांति उस दिन कौन सी ऐसी बात हुई थी, हमने क्या जाना? एक छोटा सा शार्ट में हम लोग जान लेते हैं कि 5 मई 1789 का दिन था और राजा ने स्टेटस जनरल की सभा बुलाई थी। स्टेटस जनरल की सभा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट के लोग आए। प्रथम स्टेट में 200 लोग 300 लोग थे, द्वितीय स्टेट में 300 लोग थे और तृतीय स्टेट में 600 लोग थे, ठीक है। स्टेटस जनरल में की सभा में तृतीय स्टेट के लोगों ने कहा नहीं कि हमें भाई सभी सभा में उपस्थित सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देना चाहिए, मगर राजा ने कहा नहीं, सिर्फ खाली प्रथम स्टेट मतलब हर स्टेट से एक वोट आएगी। स्टेटस जनरल की सभा में तृतीय स्टेट के लोग इस बात से क्या हो गए? नाराज हो जाते हैं, सभा छोड़कर चले जाते हैं। सभा छोड़कर जब जाते हैं फिर वो 20 जून को टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठा होते हैं, उनका नेतृत्व कौन कर रहा होता है? मीराबाई और आबेसियर, ठीक है, ये दोनों नेतृत्व कर रहे होते हैं। और वहां पर वो क्या कर लेते हैं? अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में गठित कर लेते हैं, घोषित कर लेते हैं और शपथ लेते हैं कि ये नेशनल असेंबली तब तक कार्य करेगी जब तक हम एक संविधान नहीं बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 1791 में क्या बन जाता है? संविधान बन जाता है। 1791 में संविधान बन जाता है। अब पहले राजा ही सब कुछ था, अब क्या हो गया? राजा के ऊपर क्या हो गया? अंकुश लग गया। हाँ, किसका? संविधान का अंकुश लग गया, ठीक। अब राजा संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा। और संविधान में एक तो ये बात हो गई कि राजा पर संविधान का नियंत्रण हो गया। फिर संविधान में और क्या बात कही गई कि अब राजा सिर्फ सर्वे सर्वा नहीं रहेगा, राजा की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया जाएगा। किनमें? वेरी गुड। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये कह दिया गया, ठीक है। न्यायपालिका, इसमें राजा की शक्तियों को बांट दिया जाएगा। अब एक बात संविधान में ये भी कही भाई, विधायिका जिसको हम नेशनल असेंबली बोलते थे, नेशनल असेंबली का चुनाव कौन करेगा? नेशनल असेंबली में कितने सदस्य होंगे, ये भी बात कही गई थी ना संविधान में। तो संविधान नेशनल असेंबली में कहा गया कि भाई कितने सदस्य होंगे? 745 सदस्य। उनका चुनाव कौन करेगा? निर्वाचक मंडल करेगा। और उस निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होंगे? 50,000 सदस्य होंगे, ठीक है। और उस निर्वाचक मंडल का कौन चुनाव करेगा? सक्रिय नागरिक, रूस के वे नागरिक जो वोट देते हैं। और वोट कौन देते थे? जो
हाँ, कर देते थे। जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर देते थे वो वोट देते थे, वो निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि वहां फ्रांस में बदलाव आया। संविधान में एक बात क्या थी, संविधान ने राजा पर अंकुश लगा दिया। दूसरी बात क्या थी कि उसने राजा के कार्यों को बांट दिया। तीसरी बात क्या थी, संविधान में पुरुष और नागरिक के अधिकार की घोषणा भी तो की गई थी। पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई थी। उसमें कहा कि भाई सभी व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेते हैं। ठीक है, किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। सब व्यक्ति अपनी सीमा के अंदर किसी की दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन किए बिना अब स्वतंत्रता का पालन शक्ति उनको अधिकार वो मिलेगा। ठीक है, और क्या कहा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। आप अपनी बात को बोल सकते हैं, आप अपनी बात को लिख सकते हैं, आप अपनी बात को किसी भी भाव में प्रकट कर सकते हैं। संपत्ति की सुरक्षा की बात कही गई। ठीक है, तो तमाम नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों की बात संविधान में कही गई। ठीक है, अब 1791 में फ्रांस में क्या हो जाता है, संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके अलावा हमने कुछ प्रतीकों के बाद पढ़ी आज हम लोगों ने। टूटी हुई बेड़ियां, जंजीरें किसका प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। ठीक है, लाल टोपी किसका प्रतीक है, दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। बर्छीदार गट्ठर किसका प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। त्रिभुज के अंदर आंख जो किसका प्रतीक है, ज्ञान का। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोगों ने आज इन बातों का जिक्र किया, अध्ययन किया। आप सबको समझ में आई बातें? ठीक है, क्लियर? ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कल मिलते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जो अभी संवैधानिक राजतंत्र उदित हुआ था, ये क्या हो जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, गणतंत्र आएगा। इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।